कल तुम्हारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया था, ल्यूकास टेस्ट आपका हो गया था कि अगर 3 डिग्री में आप डालते हो टर्शरी अल्कोहल में, अगर आप ल्यूकास रिएजेंट डालते हो तो उसमें इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाएगी। 2 डिग्री में डालते हो तो विद इन अ मिनट आएगा, और 1 डिग्री में आपका कोई भी टर्बिडिटी नहीं मिलेगा। और अगर 1 डिग्री विथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा तो आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने कुछ क्वेश्चंस किए थे लास्ट में कि वो देगा कि नहीं देगा। ठीक, अब उसके बाद कुछ लिमिटेशंस है अल्कोहल के लिए, कुछ लिमिटेशंस है। जैसे लिमिटेशन ये है, आपने कहा कि ROH का रिएक्शन जितने भी आपने पढ़े थे, अच्छा सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, NaBr प्लस H2SO4। चलो, दूसरा क्या पढ़े थे, PX3। तीसरा क्या पढ़े थे, PX5। अगला क्या पढ़े थे, X2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। फिर अगला क्या पढ़े थे, SOCl2 के साथ। 1 2 3 4 5 ये विदाउट रीअरेंजमेंट वाले थे। इसमें आपको जनरल रूल बताया गया था, OH हटाओ X बैठाओ, हेलोजन बैठाओ, यही तो था। इसका मतलब है जब OH यहां से हटेगा तभी तो X बैठेगा। और दूसरा, ये जो R आप यहां ले रहे थे, ये R आप कैसा ले रहे थे यहाँ पे, एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब है कार्बन की चेन है, मतलब यहाँ बेंजीन नहीं होना चाहिए, कार्बन की चेन होनी चाहिए। अगर मैं इस R की जगह, इस एल्किल की जगह मैं बेंजीन ले लेता हूं, तो अगर मैं इसकी जगह बेंजीन ले लेता हूं तो क्या ये स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक, क्लास 11 में तो उसका नाम बताया गया होगा, क्या नाम है इसका, फेनॉल। दूसरा नाम, अच्छा क्रिसॉल नाम है इसका। तब OH पे CH3 का नाम क्या होगा फिर, तो खाली CH3 पे क्या होगा, बेंजीन में CH3। अब बेंजीन पे CH3 टॉल्यूइन। मैं बोल रहा हूँ OH भी है और CH3 भी है, तो तब क्या नाम होगा, तुम क्रिसॉल बोले हो ना। तो अगर फेनॉल पे इस पे ही अगर CH3 होता तब उसका नाम क्या होता, ऑर्थो टॉल्यूइन। अच्छा अरे सर, ऑर्थो मेथिल भाई, चैप्टर खोलिए, अल्कोहल फेनॉल एंड ईथर। जहां फेनॉल है, मेरी बुक में तो नीचे है, ठीक है, फेनॉल जहां है राइट पेज पे एकदम नीचे 19th सेंचुरी में कोल टार्स बनाया गया है। और फेनॉल इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। फेनॉल का दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड भी है। इसीलिए कहते हैं ना कि भी पहुंचो तो यहां तक। जिस दिन ये सब याद हो गया, राइट पेज पे सबसे नीचे, और ये फेनॉल ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, आइसोलेटेड फ्रॉम 19th सेंचुरी फ्रॉम कोल टार। याद है ना, पढ़ाते थे नहीं, याद है पेज की फोटो। चलो ठीक है, टॉपिक याद था हमको, तो पेज नहीं याद था। राइट पेज पे नीचे पहली लाइन बोला हूं कि पहली लाइन ही एक्सप्लेन किया है, यहां तक याद है हमको, कैसे पढ़ा हूं, दिमाग में है। ये यहां तक की पढ़ाई चाहिए आपको, तब आप टॉपर में आएंगे, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखो ये सब। फेनॉल का दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड। इनके इस पेपर में अगर मान लो कार्बोलिक बोल दिया, व्हाट हैपन इफ कार्बोलिक एसिड ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3, ले होते नहीं वे, क्योंकि आप फेनॉल के साथ पढ़ के गए हैं और उसने कार्बोलिक एसिड कर दिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ध्यान रखिए इन सबका, ठीक है। तो फेनॉल का दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड। अच्छा ये बताओ, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं? कितने? 2। तो ये रहा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, और नाइट्रोजन के पास 1 होता है। कुछ पुरानी यादें, कुछ याद आ रहा है? रेजोनेंस, रिंग से अटैच एलिमेंट के पास अगर लोन पेयर होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है, वो +m इफेक्ट होता था रेजोनेंस। रिंग से अटैच एलिमेंट अपने से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पाई बॉन्ड से अगर अटैच होता था तो वो -m होता था, वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता था। तो क्योंकि रिंग से अटैच एलिमेंट के पास क्या है, लोन पेयर, तो ये लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर देगा। जब एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो एक बॉन्ड को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? 2 लगते हैं। तो वहां पे क्या है, वहां पे आपका एक बॉन्ड और एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएगा।
ठीक है, एक बॉन्ड इस पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया है तो पॉजिटिव चार्ज, और वहां पे एक लोन पेयर के आने की वजह से एक बॉन्ड और आ जाएगा। अब समझो इस बात को, अगर आपने फेनॉल का रिएक्शन इनमें से किसी के साथ भी कराया तो आपने अभी क्या बोला है, OH हटाओ हेलोजन बैठाओ। अभी हटाने की बजाय ऑलरेडी डबल बॉन्ड में नहीं चला गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ले लिया ये, क्योंकि ऑक्सीजन के पास अगर लोन पेयर है तो ये अपना लोन पेयर उतारेगा, रेजोनेंस से उतरवाएगा उसको, और अगर उतरवाएगा तो डबल बॉन्ड आएगा, और डबल बॉन्ड आएगा तो भाई जब तक OH हटेगा नहीं तब तक हाइड्रोजन बैठेगा नहीं। तो इसका मतलब है ये जो सारे तरीके हैं, इन सभी तरीकों में आपका R एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, बेंजीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बेंजीन हुआ तो यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, जिसकी वजह से OH नहीं हटेगा। जब तक OH नहीं हटेगा तब तक वहां हेलोजन नहीं बैठेगा। तो इसे लिखवा दिया हूं, द अबव मेथड इज नॉट प्रिपरेशन एप्लीकेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलोवेरिन। आप अगर दिमाग में ये चल रहा हो कि इसका रिएक्शन करवा दें, इसको इनमें से किसी के साथ भी करवा दें तो OH हट जाएगा और हेलोजन यहां बैठ जाएगा। तो बेंजीन पर हेलोजन बैठता है तो उसी का नाम क्या था, हेलोवेरिन नाम था। तो आप ये सोचेंगे नहीं उसे कहा तो वही तो से, अरे होगा ही नहीं, पहले ये इसमें चला जाएगा, डबल बॉन्ड होने की वजह से ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। तो इनमें से एक भी तरीका हेलोवेरिन बनाने के लिए सुटेबल नहीं है, इसीलिए हेलोवेरिन बनाने के लिए फिर अलग तरीका लाना पड़ा था, तो लिखवा दिया इसीलिए। The above all method is not applicable for the preparation of heloverine or heryl halide, has a partial double bond character and is difficult to break being stronger than single bond। ये प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए इसका प्रॉब्लम है, समझ आया, क्लियर है, ठीक। पहला तरीका अल्कोहल से हो गया, दूसरा तरीका आपके पास क्या था, दूसरा किससे बनाते थे, हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में भी आपका दो आते हैं बेसिकली। अगर आप सेकेंड तरीका देखो तो आप हेलो एल्केन हाइड्रोकार्बन से बनाओ, तो हाइड्रोकार्बन में भी आपका सैचुरेटेड आएगा, अनसैचुरेटेड आएगा। सैचुरेटेड में जो आपका पहला क्लास आएगा दैट इज कॉल्ड आपका एल्केन आएगा, ठीक। और अभी आपके पास एल्कीन भी आएगा तो उसका अलग अभी डिस्कस कर देंगे, पहले समझो एल्केन। दूसरी बात, एल्केन सिंगल बॉन्ड होता है, बोलो हाँ सिंगल बॉन्ड होता है, और पढ़ाया गया है सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड टूटेगा नहीं अभी, और बॉन्ड टूटेगा नहीं तो फिर, और एल्केन ज्यादा रिएक्टिव होता भी नहीं है, इनर्ट होता है ना, इसीलिए तो एल्केन का दूसरा नाम था पैराफिन, क्योंकि एल्केन इनर्ट होता है, ज्यादा रिएक्शन। लेकिन एल्केन एक जगह रिएक्शन करता है। एल्केन किसको देख के उसका लाट टपकना शुरू हो जाता है, किसको देख के, सनलाइट। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्केन तभी रिएक्शन करने उतरेगा जब एल्केन के सामने कौन होगा, सनलाइट होगा। तो ये एक पहचानने का तरीका है। आप पेपर में रिएक्शन देख रहे हैं, एरो पर अगर सनलाइट लिखा है इसका मतलब है कौन रिएक्शन करने आ रहा है, एल्केन आ रहा है, क्योंकि एल्केन बिना सनलाइट के रिएक्शन नहीं देता है। तो होगा क्या, एल्केन अगर आपके पास अवेलेबल है तो एल्केन के साथ आपके पास और कौन होना चाहिए, सनलाइट, क्योंकि बिना इनके प्रेजेंस में एल्केन रिएक्शन नहीं देंगे, ठीक। अब आप क्या करिए, या हमने क्या किया समझो, CH4 लिया और इस CH4 का रिएक्शन हमने किसी भी हैलोजन के साथ करवा दिया। जस्ट इमेजिन हमने Cl2 के साथ करवा दिया, तो अब Cl2 के साथ करवाएंगे तो बेसिकली, और हमको चाहिए सनलाइट। अब देखो सनलाइट में लिखने का तरीका, HNu याद है, एनर्जी ऑफ पैकेट, फोटान की एनर्जी HNu होती थी, इसी न्यू को फिर C/λ करते थे। चाहे पेपर में HNu लिखेगा या चाहे एज इट इज वो सनलाइट लिखेगा, और अगर सनलाइट नहीं लिखेगा तो वो सीधे वहां क्या लिखेगा, लाइट का मतलब भी सनलाइट ही है वहां, ठीक है। तो ये तीनों में से कोई भी एक लिखेगा। अब इसमें होगा क्या, बॉन्ड इसका ये टूटेगा, एक बॉन्ड इसका टूट जाएगा और एक Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये हो जाएगा CH3Cl और प्लस यहां बाहर क्या हो जाएगा, HCl, ये बाहर हो जाएगा, ठीक। एल्केन जब रिएक्शन करने उतरता है तो हमें पता है बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन, बहुत सारे होते हैं। उनमें से एक फेमस है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो एल्केन जब रिएक्शन करने चलता है
तो उसने अपना रिएक्शन फिट कर लिया है। मैं जब भी उतरूंगा 2 बातें ध्यान रखिएगा। पहला, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और जब मैं रिएक्शन करने उतरता हूं तो उस रिएक्शन का नाम क्या होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यानी एल्केन, जो रिएक्शन एल्केन देता है उस एल्केन का नाम होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये एल्केन देगा, एल्केन यही देता है। अब इसमें फ्री रेडिकल क्या होता है वो भी कल समझा देंगे। भाई ओरली समझ लो कि कल पढ़ना एक्चुअल क्या है आपको, ठीक है। एल्केन हैलोजन के साथ किया, कौन सा हैलोजन था? क्लोरीन। तो अगर आपका एल्केन क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। समझ आया? और अगर यही क्लोरीन की जगह अगर आपने सेम क्लोरीन की जगह अगर आपने फ्लोरीन यूज किया तो इसी को बोलते हैं फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। तो अगर एल्केन रिएक्शन किया तो ये होता है फ्लोरीनेशन। सेम अगर आपने इसी फ्लोरीन की जगह अगर आपने Br2 यूज किया तो इस रिएक्शन को बोलते हैं ब्रोमीनेशन, ब्रोमीनेशन ऑफ एल्केन। एंड लास्ट, अगर आपका आयोडीन रिएक्शन किया, I2 रिएक्शन किया तो उसको बोलते हैं हम आयोडीनेशन। समझ आए? अब आप जरा प्रोडक्ट ध्यान से देखिएगा। अगर F करता तो यहां क्या बनता? CH3F प्लस HF। अगर Br2 करता तो बनता CH3Br प्लस HBr। और अगर I2 करता तो क्या बनता? CH3I प्लस HI। अब आप ये बताइए, एल्केन पर क्लोरीन गया तो क्लोरीनेशन, फ्लोरीन गया फ्लोरीनेशन, ब्रोमीन गया ब्रोमीनेशन। आप सबको मर्ज कर दीजिए एक साथ। अगर आप सबको मर्ज कर देंगे तो डायरेक्ट सबके सब हैलोजन ही तो हैं, तो आप डायरेक्ट इनको क्या लिख सकते हैं? हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। सीधे सीधे कि एल्केन का हैलोजिनेशन करा दिए, ठीक। अब इसमें जब हमने करवाया तो हमें क्लोरीन वाला हमें एकदम सक्सेसफुल मिला, आराम से उसने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से रिएक्शन दिया, मस्त प्रोडक्ट बन गया। हमने ब्रोमीन का भी करवाया, मस्त बन गया। फ्लोरीन का बन नहीं पाया, प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। तो फ्लोरीन बन नहीं पाया मतलब ये रिएक्शन नहीं कर पाया, इसका मतलब है एल्किल फ्लोराइड नहीं बन पाया। किस मेथड से? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन हम जब करवाने चले विद द फ्लोरीन, प्रोडक्ट नहीं बना। मतलब एल्केन ने फ्लोरीन के साथ एल्किल फ्लोराइड नहीं बनाया, उसने कैंसिल कर दिया, ठीक है। आयोडीन के साथ गए तो आयोडीन के साथ जब रिएक्शन करवाया तो प्रोडक्ट बना तो, लेकिन वो वापस कन्वर्ट हो गया क्योंकि आपका ये जो HI बना है ना, हम डिटेल करेंगे भी आराम से, बट अभी समझो ये HI जो है ना, ये HI होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये इसके प्रोडक्ट को वापस रिड्यूस कर दिया। तो इतनी मेहनत से बनाए फिर देखते ही वो रिवर्स हो गया। तो कुल मिला के आप ये भी कह सकते हो कि आयोडीनेशन यानी प्रॉब्लम किसमें आ रही है? आयोडीनेशन और फ्लोरीनेशन, यानी एल्किल फ्लोराइड और एल्किल आयोडाइड बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन होने में प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो अब फिर सवाल लोगों ने ये कहा कि अगर यहां से नहीं एल्किल फ्लोराइड बन रहा है, एल्किल आयोडाइड बन रहा है, तो क्या कोई तरीका नहीं है बनाने का? बोले तरीका है। इनके लिए फिर अलग से तरीका लाना पड़ा, दैट इज कॉल्ड हैलोजन एक्सचेंज मेथड। आप समझ आया कि वो अलग से क्यों नहीं 2 कंपाउंड के लिए आया? क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहे हैं, क्यों नहीं फ्लोरीनेशन हुआ, क्यों नहीं आयोडीनेशन हुआ, क्या रीजन था, वो सब कल बताएंगे। ध्यान में अभी जान के चलो कि एल्केन का रिएक्शन सनलाइट से होता है और एल्केन जब रिएक्शन देता है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ही देगा। एल्केन पे क्लोरीन फ्लोरीनेशन, फ्लोरीन फ्लोरीनेशन, ब्रोमीन ब्रोमीनेशन, आयोडीन आयोडीनेशन, सारे के सारे हैलोजन है। जब हैलोजन रिएक्शन करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। फ्लोरीनेशन और आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता सक्सेसफुल रिजल्ट। इसके लिए इनके प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें अलग से मेथड की जरूरत पड़ी थी। हो जाए तो कल एक्सप्लेन इनको करेंगे, सीरियल इनका मैकेनिज्म के साथ फ्री रेडिकल क्या होता है, कैसे क्या होता है, इनको कल एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखो, लास्ट में थिंग में आपने ये देखा था कि फ्लोरीनेशन और आयोडीनेशन नहीं हो सकता, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फ्लोरीनेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि फ्लोरीनेशन के चक्कर में हाईली एक्सोथर्मिक हो जाता है, क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है।
बाकी आयोडीनेशन में क्या है कि आयोडीनेशन में आपका ये जो प्रोडक्ट बनता है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो इसको वापस रिड्यूस करके वापस ये प्रोडक्ट आपको रिएक्टेंट वापस बना देता है। तो कोई वही मतलब खास रह नहीं जाता है इसका, तो इसके लिए आप इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए। और स्ट्रॉन्ग क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसको काउंटर बैलेंस आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेगा, जो कि कर दिया, लेकिन ये काफी एक्सपेंसिव रिएजेंट आता है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन से मतलब आप कह सकते हो कि बनाने में प्रॉब्लम आएगी, तो इसके लिए अलग से मेथड आया था, दिस इज कॉल्ड सॉर्ट्स। सॉर्ट्स के लिए आप फ्लोरिनेशन यूज करते हैं या फ्लोरिनेशन के लिए आप सॉर्ट्स यूज करते हैं, और आयोडीनेशन के लिए बेसिकली आप फिंकलस्टीन यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अलग से फिर हेडिंग दी गई है, दैट इज कॉल्ड हैलोजन एक्सचेंज मेथड। अब इसमें नाम में भी जैसे क्लियर रखो, उसने एनसीईआरटी जो आपको एक्सप्लेन कर रही है वो कह रही है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इसका मतलब है कि पहले से हैलोजन बैठा रहेगा आपके पास, ठीक है, दैट इज हैलोजन एक्सचेंज मेथड, यानी कि पहले से हैलोजन आपका बैठा रहेगा और जो हैलोजन बैठा है उसको वहां से रिमूव करा के दूसरा हैलोजन आपको बैठाना है, ठीक है। अब आपका पहला इसमें आता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, तो इसमें आप एक चीज ये क्लियर रखो कि फिंकलस्टीन, देखो एक तो नाम में एफ है तो इसको याद करने का तरीका कि जिसके नाम में एफ आएगा उसके प्रोडक्ट में एफ नहीं आएगा, इसका मतलब है फिंकलस्टीन जो होगा वो एल्किल आयोडाइड के लिए यूज किया जाएगा इसको, ये एल्किल आयोडाइड आपका बनाएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, देखो हैलोजन एक्सचेंज कराना है, मतलब पहले से आपके पास हैलोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तो इसका जो जनरल रिएक्शन होता है वो होता है RX प्लस हेलो एल्केन है ये, इसका रिएक्शन आप NaI के साथ करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, और एसीटोन का मतलब होता है CH3COCH3 कीटोन का पहला मेंबर। अब होगा क्या, देखो Na और X ये साथ में, क्योंकि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और हैलोजन क्योंकि यहां से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो हैलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और एल्किल के ऊपर पॉजिटिव, तो यहां से ये ब्रेक हो जाएगा, तो R जो है वो I को ले लेगा साथ में, तो ये बन जाएगा RI प्लस, और ये Na जो है ये X के साथ बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका NaX, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका हो गया एल्किल आयोडाइड जिसमें बन गया। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपसे फंक्शंस पूछी जाएंगी, जैसे ये मान लो अगर आपने जस्ट एन एग्जांपल यहाँ पर आपने CH3 ले लिया और X की जगह, देखो अब आपको यहाँ पहले से कोई लेना पड़ेगा, तो मान लो आपने CH3Cl ले लिया प्लस आपने यहाँ ले लिया NaI, उसके बाद इनका रिएक्शन सेम रिएजेंट में तो NaCl के साथ चला जाएगा और ये चला जाएगा CH3I प्लस NaCl। आप ये बताओ, सोचो यहाँ पहले से हैलोजन लेना पड़ेगा, यहाँ पहले से एक हैलो एल्केन लेना पड़ेगा, तो आप दो ही ले ही सकते हो क्योंकि दो ही पॉसिबल ही होता है, या तो यहाँ C बैठेगा, तो C बैठेगा तो मतलब क्या हुआ होगा, क्लोरीनेशन हुआ होगा ना। इसका मतलब है जो भी आपके पास एल्कीन प्रेजेंट होगा, सोचो पहले ये क्या रहा होगा, पहले ये CH4 ही तो रहा होगा, इस CH4 का रिएक्शन किससे करवाए होगे तुम, Cl2 से करवाए होगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तभी तो ये बनेगा। तो एक स्टेप पहले भी जा सकते हो आप, इसका रिएक्शन F2 से नहीं करा सकते, आप इसका रिएक्शन I2 से नहीं करा सकते, तो बेसिकली या तो यहाँ ये जो X आप लिख रहे हो फिंकलस्टीन में जो आप ये X लिख रहे हो, या तो ये XCl होगा क्योंकि यहाँ क्लोरीनेशन करा के बैठा सकते हो, और या तो वहां पर किसको बैठा सकते हो, Br को, जैसे यहाँ ब्रोमिनेशन करा सकते हो। तो ये एक स्टेप पहले का भी है। अब काम क्या है, ये जो NaCl यहाँ बन रहा है ये आपके रिएक्शन को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये जो ड्राई एसीटोन लिए हो, ये ड्राई एसीटोन क्या करता है, इस NaCl को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है इसको, जिसकी वजह से यहाँ से NaCl कॉन्टिन्यूअसली रिमूव होता जाता है और आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या रहता है, शिफ्टेड रहता है। पूछा जाएगा व्हाट इज द यूज ऑफ ड्राई एसीटोन इन फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो ड्राई एसीटोन का यूज ये होता है कि जो NaCl या Na जो बनता है ये इसको प्रेसिपिटेट कर देता है और इसको बाहर निकलवा देता है, जिसकी वजह से आपका जो रिएक्शन है वो कॉन्टिन्यूअसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में
चलता रहे। अगर ये इकट्ठा होने लगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड की बजाय रिएक्शन कैसा आने लगेगा, बैकवर्ड। और इस बात को एनसीईआरटी ने खुद भी लिखा है कि NaCl NaBr thus formed is precipitated in diacetyl. It facilitated the forward reaction according to Lee-Chatterjee principle. क्लास 11th में इक्विलिब्रियम था तो उसमें एक प्रिंसिपल था दैट इज ली-चैटरजी प्रिंसिपल। उसमें बेसिकली कुछ ज्यादा नहीं था, आप मोटा मोटा इतना जानो कि कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है और किसी भी रिएक्शन में आप उसको अगर उसमें कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो रिएक्शन पूरा का पूरा उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता था जहां पे उस रिएक्शन को कैंसिल कर ले जाए। तो अगर हम NaCl का अमाउंट बढ़ा रहे हैं तो हमें बस कोशिश ये रखना है कि NaCl बाहर हट निकले यहाँ से, क्योंकि ये निकलेगा नहीं अगर तो रिएक्शन वापस बैकवर्ड होने लगेगा। तो ये बने निकालो ताकि रिएक्शन कॉन्टिन्यूअसली कैसा चलता रहे, फॉरवर्ड में चलता रहे। ठीक, ये हो गया आपका फिंकलस्टीन के लिए। अब सेकंड आता है आपका इन्हीं का छोटा भाई दैट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो एज इट इज जिसके नाम में आपका एस है तो इसको ज्यादातर जो बनाने के लिए यूज किया जाता है वो आप यूज करते हो एल्किल फ्लोराइड। सेम इसमें भी आपको वही यूज करना है, पहले से आपको कोई हेलो एल्कीन यूज करना पड़ेगा दैट इज RX। अब इसके लिए रीएजेंट आप अलग अलग यूज करते हो, ठीक है। जैसे आप AgF यूज कर सकते हो, आप इसकी जगह Hg2F2 यूज कर सकते हो, आप इसकी जगह SbF3 यूज कर सकते हो। आप तीनों में से कोई भी यूज कर लो, ठीक है। एनसीईआरटी एक और दी होगी, COF2 भी दी है वो, ठीक है। कोबाल्ट डाइफ्लोराइड COF2 SbF3, ठीक है। चारों में से कोई भी यूज करो, डजंट मैटर, RF के साथ बाहर हो जाएगा, RF के साथ बाहर हो जाएगा। अगर आपने Ag यहाँ यूज किया होगा तो यहाँ AgX बनेगा, आपने Hg वाला किया होगा तो HgX बनेगा, Sb किए होगे तो SbX3। बस यहाँ से फ्लोरीन को हटाओ और ले जाके इनको बैठा दो। तो आपको बाई प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, आपको आपके मेन प्रोडक्ट से मतलब है। तो ये बेसिकली आपका हो गया एल्किल फ्लोराइड जो कि स्वार्ट्ज रिएक्शन बनाया। समझ आ गया, क्लियर हो गया कि फ्लोरीनेशन आयोडीनेशन में क्या प्रॉब्लम हो रही थी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हैलोजन एक्सचेंज मेथड आया और उसमें फिंकल और स्वार्ट्ज आए। उन्होंने क्लियर कट बता दिया कि आप एल्किल आयोडाइड और एल्किल फ्लोराइड उससे नहीं बना सकते हो तो आप इससे बना लो। समझ आया, क्लियर हुआ? ओके चलो, तो हेलो एल्कीन बनाने के 3 तरीके। पहला अल्कोहल से, दूसरा हाइड्रोकार्बन से और तीसरा हैलोजन एक्सचेंज मेथड। अल्कोहल हो गया सारा, हैलोजन एक्सचेंज हो गया, उसमें फिर हाइड्रोकार्बन में भी 2 थे। एक एल्केन से बनाने के तो फ्लोरीनेशन क्लोरीनेशन ब्रोमीनेशन आयोडीनेशन करते थे, और दूसरा क्या बचा हुआ आपका हाइड्रोकार्बन में एल्कीन से। तो एल्कीन से तो बना चुके, अब आपको बनाना है एल्कीन से। तो आपके पास ये 2 कार्बन का कंपाउंड है दैट इज आपका हो गया एल्कीन, और इस एल्कीन में हम हाइड्रोजन हैलाइड, ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन और हैलोजन को क्या बोलते हैं, हैलाइड। तो इस एल्कीन में हम हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब जब ये ऐड करेंगे तो इसमें आपका एक रूल फॉलो होता है जिसको हम बोलते हैं मार्कोनिफ रूल। अब ये रट लो, इस चीज को रट लो कि जब भी कभी भी एल्कीन या एल्काइन में हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करना होगा तो आपको वहां MR रूल लगाना है, मार्कोनिफ रूल लगाना है। अब मार्कोनिफ रूल क्या होता था कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो पहले उन डबल बॉन्ड को आप करेंगे क्या, सिंगल, ठीक, कर दिया सिंगल। अब उसके बाद डबल बॉन्ड के जिस कार्बन पर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा होगा उस पर हाइड्रोजन बैठेगा, और जिस पर हाइड्रोजन कम होगा उस पर हैलोजन बैठेगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आपका डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन सेम है, तो आप किसी पे भी, चाहे इस पे चाहे उस पे, एक में हाइड्रोजन बैठा दो और एक पे हैलोजन बैठा दो। तो ये तो हो गया आपका एथीन। अब अगर मैं ले लूं प्रोपीन, तो प्रोपीन में हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया 3 कार्बन का प्रोपीन, और इसमें मैं ऐड कर दे रहा हूं HCl, ये कर दिया HCl। अब डबल बॉन्ड के जिस कार्बन, क्योंकि 2 कार्बन है तो डबल बॉन्ड के जिस कार्बन पर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा होगा उस पर हाइड्रोजन बैठेगा और कम वाले पर हैलोजन बैठेगा। तो ये आपका बन गया CH3
CH इस पर बैठ गया Cl सिंगल बॉन्ड, और ये CH2 से कन्वर्ट हो गया CH3, बन गया ना हेलो एल्केन। ठीक, अब इसका चेक करो मैकेनिज्म, ये बना कैसे, वो एनसीईआरटी नहीं दी है, हुआ कैसे। चलो सबसे पहले इनको तोड़ो, यही जो आप लिए हो, चलो मैं इस पे तोड़ के दिखा दे रहा हूं। तो ये हो गया HCl, तो ये अपने आप को पहले ब्रेक डाउन करेगा, तो ये जब टूटेगा तो ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस। अब ध्यान से देखना, ये बताओ कार्बन इस डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड का एक तरफ एक कार्बन एक हाइड्रोजन और एक तरफ एक कार्बन दो हाइड्रोजन, तो बताओ किस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर या किस तरफ का पावर ज्यादा पड़ रहा है। इधर का क्या है, डबल बॉन्ड की इस तरफ है CH और इस तरफ है CH2, तो किस तरफ का पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर पड़ना किसका ज्यादा भारी पड़ रहा है, CH का कि CH2 का? CH2 का, क्योंकि यहाँ एक कार्बन दो हाइड्रोजन, मेक श्योर है यहाँ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो अगर ज्यादा होगी तो ये इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा CH3 CH, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव C, और ये बन गया CH2 पर नेगेटिव। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा है? अरे भैया एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, टोटल 3 लोग हैं खींचने वाले, इधर एक कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन है तो टोटल 2 लोग हैं, तो जिधर 3 लोग हैं उधर पावर खिंचाई ज्यादा तो खींच नहीं जाएगा उधर। मतलब ये खींचने वाले कैसे जाते हैं, हाइड्रोजन का बॉन्ड हो कैसे, जैसे खींचने वाले कैसे जाते हैं, ऐसा इस तरफ एक तरफ तुम और क्रिस हो, ठीक, और एक तरफ हम उत्कर्ष और उदित हैं, किधर बॉल किधर जाएगी, क्यों जाएगी, क्यों जाएगी, आपकी तरफ जाते हैं, क्या जाते हैं, मतलब पावर, पावर कैसे जाती हुई, अरे इधर 3 लोग मिलके, 3 लोग हैं, इधर कितने लोग हैं, तो ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींचने की पावर इधर, भाई एक कार्बन को बैलेंस कर देगा, 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को बैलेंस कर देगा, एक हाइड्रोजन तो इसके पास एक्स्ट्रा है, वो हाइड्रोजन की वजह से इसके ऊपर खींचेगा ना बॉन्ड इसके इधर, सही तो है। नहीं समझ आ रहा है, जब समझा रहे थे तब क्यों नहीं पूछते थे, और इसमें ऐसा क्या है जो समझ नहीं आ रहा हमको, नहीं समझ एक भाई उधर 2 लोग, हाँ चलो, तो इसके ऊपर आपका प्लस आ गया, इसके ऊपर माइनस आ गया। अब देखो ये जो आपका माइनस है, अब फिर वही सवाल, पहले H दौड़ेगा कि पहले Cl दौड़ेगा, नेच दौड़ेगा क्योंकि साइज छोटी है, तो यही दौड़ पड़ेगा पहले, तो जब तक Cl चलेगा आएगा मैं आ रहा हूं तब तक ये कर चुका होगा रिएक्शन, तो ये बन जाएगा तुम्हारा CH3, ये हो जाएगा तुम्हारा CH पे प्लस, और ये बन जाएगा तुम्हारा CH3, हो गया। अब देखो कार्बोकटाइन बन गया, रीअरेंज करा लो करा पाओ, हालांकि 2 डिग्री ऑलरेडी है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, इस पे कौन आएगा, धीरे धीरे से कौन पहुंच जाएगा, Cl माइनस पहुंच जाएगा आराम से, फिर जाके वो रिएक्शन कट जाएगा, तो ये बन जाएगा देखो CH3 CH, इस पे Cl बैठ गया और यहाँ पे CH3 बैठ गया, देखो ये प्रोडक्ट बन गया होगा। तो अगर आप मैकेनिज्म यूज नहीं करना चाहते हो तो फिर आप क्या यूज कर लो, डायरेक्ट मार्कोनी रूल यूज कर लो, डायरेक्ट आपको बता देंगे वो डायरेक्ट कि क्या बताना है, समझ आया, समझ आया, क्लियर। अब इसमें थोड़ा सा एक जगह फंसता है, तो बचता कहाँ है वो ध्यान से देख लेना इसमें, तो कहीं याद भी कर लो उसको, क्योंकि ये पेपर में कंफ्यूज करेगा, ये चौथी की 5वीं बार है बता रहे हैं। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब इनका रिएक्शन सबसे पहले आपने HCl के साथ करवाया, सेकेंड आपने इसका रिएक्शन HCl इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड किस में करवाया, और पेरोक्साइड का मतलब होता है H2O2, ठीक है। उसके बाद आपने इनका रिएक्शन HBr में करवाया, फिर इनका रिएक्शन HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड करवाया, एक ही हो सकता है। फिर उसके बाद रिएक्शन आपने HI के साथ करवाया, HI
और एक बार इसका रिएक्शन आपने HI इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड करवाया, ठीक है। अब आप समझ, पहले यही ध्यान रख लो, अगर HBr है, अगर HBr आपने यूज किया है एल्कीन के साथ, अगर आपने HBr यूज किया, तो अगर HBr के साथ अगर पेरोक्साइड है, अगर HBr के साथ पेरोक्साइड है, तो वहां रूल होगा एंटी मार्कोनिफ रूल, और इसको एक और भी बोलते थे, डेट इज कॉल्ड खराश इफेक्ट। तो ये तो पहले रट लो कि अगर एल्कीन में HBr ऐड कर रहे हो और HBr पेरोक्साइड के साथ है तो वहां उल्टा लगेगा। अब उल्टा का मतलब हाइड्रोजन वहां बैठेगा जहां हाइड्रोजन कम होगा, तो इसमें CH3, अब हाइड्रोजन वहां बैठेगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो ये हो जाएगा CH2 और ये CH2 इस पे बैठ जाएगा। बाकी इन सब पे मार्कोनिफ ही लगेगा, सब पे मार्कोनिफ ही लगाना है आपको। तो इन पे भी मतलब HCl मार्कोनिफ, HCl विद पेरोक्साइड मार्कोनिफ, HBr विदाउट पेरोक्साइड मार्कोनिफ, HI विदाउट पेरोक्साइड मार्कोनिफ, और HI विद पेरोक्साइड मार्कोनिफ ही। तो इकलौता एक ही है जहां पर आपको एंटी मार्कोनिफ लगाना है या वहां आपको खराश लगाना है, बाकी का प्रोडक्ट सब आपका सेम ही बनेगा। यही CH3 CH ऊपर बैठाया Cl सिंगल बॉन्ड CH3, वही सेम का डिक्टो प्रोडक्ट यही बनेगा, और यहां बन जाएगा आपका CH3 CHBr और ये बन जाएगा CH3। तो इन दोनों में थोड़ा सा चेंज है, समझ आया। और इसमें आपका बन जाएगा CH3 CHI CH3 और यही सेम प्रोडक्ट नीचे बन जाएगा, ठीक। लिखे हो? आई वाला नहीं लिखा, HI वाला। बाकी लिखे हो? ठीक है, लिख लो। चलो नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ हैलोजन। तो इसके पहले आपने हाइड्रोजन हैलाइड ऐड कराया, अब आप हैलोजन ऐड करवाओ अपने एल्कीन में। तो आप डबल बॉन्ड वाला ले लो कंपाउंड, सेम और समझो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब समझो ये Br2 CCl इन दोनों का जब आप मिक्सचर लेते हो, तो इनका कलर होता है रेडिश ब्राउन, ठीक। जैसे ही इनको आप एल्कीन में डालते हो तो एज इट इज एडिशन करवा रहे हो ना, तो एडिशन में क्या होता था, ये एक बॉन्ड टूट जाएगा, और जब बॉन्ड टूट जाएगा तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे, और बाकी क्या है, दोनों Br जाके एक इस पर बैठ जाएगा, तो एक Br इस पे, एक Br इस पे, बन गया ना हेलो एल्केन। अच्छा ध्यान से देखो कौन सा हेलो एल्केन बना है, दो हेलोजन है, तो बेसिकली इसके लिए क्या लिख सकते हो, डाई हैलाइड, और दोनों अलग अलग कार्बन और एडजेसेंट कार्बन पर हैं, और अगर एडजेसेंट कार्बन पर बनता था तो उसका नाम क्या था, विसिनल डाइहैलाइड, और एक ही पे जब बैठता था तो उसको जेमिनल डाइहैलाइड बोलते थे। तो ये बन गया। अब क्या है, जनरली इतना बता के लोग छोड़ देते हैं, बट आप समझिए एक चीज में और है, ये रेडिश ब्राउन कलर जो आप देख रहे हैं Br2 CCl4 इनका, इसको जब आप एल्कीन में डालते हो, तो जब ये एल्कीन से हेलो एल्केन में कन्वर्ट होता है तो इसका कलर ही डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब ये रेडिश ब्राउन से कलरलेस हो जाता है। अब ये कलरलेस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ आपने क्या लिया था, अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिया था, तो ये कहीं ना कहीं टेस्ट है, ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। तो ये जो रिएक्शन का नाम आप देख रहे हो ना, एडिशन ऑफ हैलोजन, इसका नाम पेपर में आपको ऐसे भी कहेगा, गिव द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। या जब आप वाइवा देने बैठोगे तो वाइवा में भी आपसे एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि वाइवा में तो बेसिकली आपको एक्सपेरिमेंट ही करना है, टाइट्रेशन ये सब करना है, तो वो पूछेगा कि टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, या आप कैसे पता करोगे कि दिया हुआ कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। तो कुछ नहीं, जो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा उसको Br2 CCl4 के साथ रिएक्शन करवा देना, क्योंकि इनका कलर रेडिश ब्राउन होता है। जैसे ही ये इससे ज्यादा रिएक्शन करेगा, इस रेडिश ब्राउन से कलर हो जाएगा कलरलेस, और अगर वो कलरलेस हुआ
इसका मतलब सामने कौन बैठा था, अनसैचुरेटेड बैठा था, समझ आया। तो वो एनसीईआरटी ने भी कोड किया है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़े तब ना, पढ़ते कहाँ है। Addition of bromine in CCl4 to an alkene resulting in discharge of reddish brown color of bromine constituent, an important method for the detection of double bond in a molecule. The addition result in the synthesis of vicinal dibromide which are colorless. Unit 13 class 11 पढ़ाया गया, पढ़ाया हूँ मैं, ठीक है। अब एक चीज और थोड़ी सी एक्स्ट्रा, ब्रोमीन आपका मेटल है कि नॉन मेटल है? ब्रोमीन, ब्रोमीन आपका क्या है? नॉन मेटल है। अच्छा, एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है 10th में पूछा जाता है, ऐसे मेटल का नाम बताइए जो कि रूम टेम्परेचर या लगभग 30 डिग्री तक लिक्विड में होता हो। तो ये एक तो सबको रटा होता है, मरकरी का अलावा, मरकरी के अलावा इमेजिन करो प्रैक्टिकल देने बैठे हो, वाइवा देने, एग्जामिनर ने पूछ लिया मरकरी के अलावा बेटा और कोई, और तुम नहीं बता पाए, तो फिर कितने इज्जत से बेइज्जत करेगा वो, क्योंकि ये क्वेश्चन क्लास 10th का है। मेटल नॉन मेटल में था ना, चैप्टर था मेटल नॉन मेटल, 11th भी पढ़ के आ रहे हैं, पता होना चाहिए। मरकरी के अलावा फ्रांसियम होता है, सीजियम होता है, गैलियम होता है। ये 3 लोग ऐसे हैं जो मरकरी के बाद 30 डिग्री तक भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड मिलते हैं, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर या लगभग 30 डिग्री तक वो लिक्विड होता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लगभग रूम टेम्परेचर पर आपका कैसा होता है, लिक्विड इन नेचर होता है, ठीक। अब समझो, लिक्विड होता है तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, इस लिक्विड के, जो भी ब्रोमीन है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी कहलाती है वोलाटाइल नेचर। अच्छा, हमको खाली ये बता दो, ये वर्ड कहाँ आ चुका है? ये सब सॉल्यूशन में था, वोलाटाइल और नॉन। तो वोलाटाइल क्या होते हैं? आसानी से वेपर बन जाता है, जो खुद वेपर में कन्वर्ट हो जाए या थोड़ा बहुत इग्नाइट करने वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन खुद ब खुद वेपर में कन्वर्ट होता रहेगा। तो जब भी आप ब्रोमीन के पास जाइए तो ब्रोमीन से हमेशा धुआं निकलता रहेगा, और अगर आपने उसका कंटेनर खोला और धुआं उड़ा और अगर आपकी आंख में वो धुआं गया तो आपकी रेटिना डैमेज हो जाएगी, तुरंत रेटिना डैमेज हो जाएगी, क्योंकि इसका जो वेपर होता है वो आपके रेटिना को खुरदुरा कर देगा। खुरदुरा करने की वजह से जो इमेज फॉर्मेशन रेटिना पे करा रहे हो, क्योंकि रेटिना आपका एकदम क्या होता है, प्लेन, और जब इसका वेपर जाएगा तो वहां वो छाला टाइप का खुरदुरा मसल्स, वहां जो सेल्स है वहां वो डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से जब इमेज उस पर पड़ेगी तो क्लियरली विजिबल नहीं होगी, जिसकी वजह से आप ब्लाइंड हो जाओगे, ब्लाइंड, तो दिखेगा नहीं आपको। तो इसीलिए लेबोरेटरी में आपने देखा होगा लोग इतने मोटे मोटे बड़े बड़े सफेद कलर के चश्मे पहन के घुसते हैं कि इन केस अगर कोई भी गलती से कोई और गैस बन गई और गलती से भी आंख में वो चली गई, उसका वेपर भी चला गया तो अंधे हो जाएंगे। तो इसीलिए ज्यादातर जो लेबोरेटरीज में रहते हैं वो चश्मा पहन के जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेक्टिकल्स, पहन के जाते हैं। चलो ये सारा हो गया। इसमें अब एक क्लास बचा है जो एनसीईआरटी दी नहीं है, लेकिन वो आपको कन्वर्जन में यूज करोगे जब आप बाकी चैप्टर्स के कन्वर्जन जब आप यूज करोगे, उसमें क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको वहां मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड हंस डीकर रिएक्शन, वो आपको मिल जाएगा। चलो क्या करना है, सिल्वर का कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, RCOOH होता, लेकिन आपको सिल्वर सॉल्ट लेना है तो बस H हटा के वहां क्या ले लो, इजी, और प्लस इसका रिएक्शन करवा दो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक। कुछ नहीं होगा, इसका काम सिर्फ इतना ही होता है कि बेसिकली आपने जितने कार्बन लेके यहाँ चले होगे वो उनको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा हेलो एल्केन, ठीक है। एग्जांपल में अगर समझ लो, मान लो ये होता CCC और यहाँ मान लो होता Ag, तो Ag होने से पहले यहाँ H होता, तो वो आप सिल्वर से रिएक्शन करवाते तो वो H हटा के Ag खुद बैठता वहां पे। उसके बाद इसका रिएक्शन एज इट इज आप Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 से Ag हटा दो, Br बैठा दो, बस CCC Ag हटा के सिर्फ वहां Br बैठा दीजिए, बस। अब ये डायरेक्ट कन्वर्जन है, कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट आप कन्वर्ट कर सकते हो क्या,
हेलो एल्केन में। तो ये डायरेक्ट, इसलिए एनसीईआरटी नहीं दी है। तो डायरेक्ट कन्वर्जन के लिए यूज आएगा ये, ज्यादातर क्वेश्चंस में काम लगेगा जब आपको बोलेगा कि दिस से कन्वर्ट करो दिस में, तो वो याद रखिएगा, ठीक है। नोट्स में जो आपने लिखा होगा वो एक स्टेप थोड़ा पहले लिखा है। नोट्स में आपने इसी चीज को पहले एच लिखा होगा, सी सी सी, फिर सी डबल बॉन्ड ओ एच लिखे होगे ना, ये एच लिखे होगे, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है। बस आप जानो यहाँ कार्बोक्सिलिक का जो एच रहता है आप उसको वहां रिप्लेस करके एजी कर सकते हो। एजी का रिएक्शन फिर Br2 करा दो, जितने कार्बन को यहाँ लेके आपने चले होगा वो डायरेक्टली उसे हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। समझ आ गया? ठीक है, हो गया। ये आपका हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे हो गए एक साथ, ठीक है। अब अगर आप इसको ओवरऑल समराइज करते हो तो सबसे पहले हेलो एल्केन को बनाने का सबसे पहला तरीका किससे आए थे? अल्कोहल से बनाए थे। अब अल्कोहल में आपने क्या क्या यूज किया? तो अल्कोहल में सबसे पहले आपने क्या यूज किया था? NaBr प्लस H2SO4, फिर आपने यूज किया PX3, फिर आपने यूज किया PX5, फिर आपने यूज किया X2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। उसके बाद हाँ ये छूट रहा है SOCl2 वाला, ये SOCl2, और एक आपका हो गया कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक, जिनमें से आपका सिर्फ EC में रीअरेंजमेंट होता था, बाकियों में आपका रीअरेंजमेंट नहीं देना है। तो अल्कोहल बेसिकली आपका होता है ROH, तो यहां आपका बनेगा RBr, यहां आपका बनेगा RX, और इसका बाई प्रोडक्ट क्या निकलता था? H3PO3, और यहां बन जाएगा आपका RX प्लस POCl3 प्लस HCl। SOCl2 के केस में, SOCl2 के केस में बन जाएगा आपका RCl प्लस SO2 प्लस HCl, और इस रिएक्शन का नाम दिया गया, इस रिएक्शन का नाम, तो ये हो गया आपका डार्जन रिएक्शन। बेस्ट मेथड कंसीडर किया जाता था क्योंकि बाकी दोनों आपके गैसेस फॉर्म में होते थे। उसके बाद यहाँ आपका रीअरेंजमेंट चलेगा, कार्बोकैटायन आपको देखना होगा, तो सीधे सीधे ये RX प्लस H2O ये निकल गया, और बाकी यहाँ पे आपका RX बन गया, हो गया ना सारा। ये पहला तरीका था आप अल्कोहल से बनाने का, ठीक। उसके बाद आता है आपका सेकेंड तरीका। तो सेकेंड तरीका आप बनाओगे हैलोजन एक्सचेंज मेथड से, तो उसमें आप सबसे पहले यूज करते थे स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में आप बेसिकली RX प्लस क्या बनाना है? स्वार्ट्ज बनाना, क्लोरीन बनाना सर, एल्किल फ्लोराइड। एल्किल फ्लोराइड, तो एल्किल फ्लोराइड के लिए या तो आप AgF यूज करिए, या तो आप Hg2F2 यूज करिए, या आप SbF3 यूज करिए, या आप COF2 यूज करिए। कोई भी यूज करो, ये आपको सीधे बनवा देगा क्या? RF बन गया। दूसरा था आपके पास फिंकलस्टीन रिएक्शन, तो इसमें भी बेसिकली आपका RX प्लस NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, और ड्राई एसीटोन का काम होता है क्या? प्रेसिपिटेट, जो भी आपका बाई प्रोडक्ट बनेगा उसको सॉल्ट को प्रेसिपिटेट करके हटा देगा, ताकि आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड रहे अकॉर्डिंग टू ली चैटर्जियर प्रिंसिपल। तो ये हो जाएगा आपका RI प्लस NaX, ठीक है, ये बन गया आपका दूसरा। फिर तीसरा आपका आता है एडिशन ऑफ हैलोजन अगर ऐड करते हो तो हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन में पहला आपका आता है क्या? एल्केन से। तो अगर एल्केन में आप हैलोजन ऐड करते हो तो आपका हैलोजन ऐड करने से क्या बन जाएगा आपका? हेलो एल्केन। एल्केन में हैलोजन ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन। अब अगर सेम अगर आप F2 ऐड करते हो तो फ्लोरीनेशन,
आप Cl2 ऐड करते हो तो क्लोरीनेशन, आप Br2 ऐड करते हो ब्रोमिनेशन, आप I2 ऐड करते हो आयोडीनेशन। फ्लोरीनेशन आयोडीनेशन प्रॉब्लम समझ गए, नहीं हो सकता था तो ये दोनों होगा, बाकी कैसे होगा उसको रिप्लेस करने की। ये क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन की होने की स्पीड थोड़ी सी आगे पीछे होती है, प्रोसेस सेम है। क्लोरीनेशन थोड़ा तेज हो जाएगा, ब्रोमिनेशन थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि क्लोरीन की साइज ब्रोमीन की साइज से थोड़ी सी छोटी होती है। तो ये हो गया आपका एल्केन से। उसके बाद आपका एल्कीन में आता है 2 लोग। एल्कीन में आपके 2 पार्ट में आ जाते हैं। पहला आपका आ जाता है, अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड यूज करते तो हाइड्रोजन हैलाइड यूज करोगे तो भी यहाँ हेलो एल्केन ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं आपको जो रूल यूज करते हो वो कौन सा यूज करते हो, मार्कोनिफ रूल और HBr के केस में, और वो भी पेरोक्साइड के केस में एंटी मार्कोनिफ लगेगा। दूसरा एल्कीन का रिएक्शन अगर आप Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl के फॉर्म में करोगे तो यहाँ जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, हेलो पूरा नहीं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, विसिनल डाई हैलाइड मिलेगा। और ये वाला जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन बेसिकली किस लिए फेमस है, टेस्ट ऑफ डबल बॉन्ड के लिए। ये बता देगा कि उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या उस डबल बॉन्ड नहीं है। ये आपका यही इतना तरीका है जिनसे आप हेलो एल्केन बना सकते हैं। अब इसका फोटो आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे हमको पढ़ा, मैं पढ़ा, मुझे याद है किसमें क्या कहाँ गया। अब आपको एक बार अगर ये याद हो जाएगा चार्ट, तो फिर इससे कहाँ इसमें क्वेश्चन घुमाएगा, आप इसमें कर ले जाएंगे। बस आपको सारी रिएजेंट याद होने चाहिए, कौन किससे रिएक्शन कर रहा है, कौन क्या बना रहा है, इतना याद होना चाहिए। आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद करते, एक एक का चार्ट अपने दिमाग में। अब या तो कॉपी का चार्ट दिमाग में खींचो, या तो इनका दिमाग में खींचो कि वो ऊपर ये लिखे थे, नीचे ये, ऐसे ये। आंख बंद करो तो ये फोटो दिमाग में आ जानी चाहिए। इसको ध्यान से देखो, दिमाग में इसका प्रोसेसिंग करो, फिर आंख बंद करो और फिर चेक करो कि क्या ये आपको याद आ रहा है या नहीं। या नॉर्मली आप चेक करो कि अल्कोहल से कितने तरीके से बना सकते हैं, हेलो इससे कैसे बना सकते हैं। अगर ये सब चीजें फ्रेम हो रही है ऑर्गेनिक में तो समझ जाइए ऑर्गेनिक। क्योंकि जहां भूलोगे फिर याद रहेगा, याद बंद करो, पेज खोलना स्टार्ट करो या चार्ट याद करना शुरू कर लो। समझ आ गया।